दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम वर्षों में मगध साम्राज्य विघटन के दौर से गुजर रहा था और इसका कारण था मौर्य सम्राट बृहद्रथ की प्रज्ञा दुर्बल प्रवृत्ति। उत्तर पश्चिम में यवनों का खतरा बढ़ता जा रहा था और मौर्य सम्राट बृहद्रथ यवन सुंदरियों के नृत्य के आनंद में डूबा हुआ था। समय था सेना को मजबूत एवं संगठित कर युद्ध के लिए तैयार करने का, लेकिन मौर्य सम्राट भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की जय जयकार कर रहा था। वह महात्मा बुद्ध के शांति के उपदेश की आड़ में अपनी कायरता को छुपा रहा था। इसी समय एक वीर सेनापति जो राष्ट्र धर्म को व्यक्तिगत धर्म से श्रेष्ठ मानता था, मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक निरीक्षण के समय मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर 184 ईसा पूर्व में शुंग साम्राज्य की नींव डाली। वह वीर ब्राह्मण सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। जब मगध का प्रशासन शिथिल पड़ गया था और देश को आंतरिक और बाहरी आक्रमणों का खतरा था, ऐसी विषम परिस्थिति में पुष्यमित्र शुंग ने न केवल मगध साम्राज्य की यवनों के आक्रमण से रक्षा की, बल्कि साम्राज्य में शांति और प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म और उसके आदर्शों की पुनः प्रतिष्ठा की, जो कि अशोक एवं उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अपेक्षित हो गए थे। और यही पुष्यमित्र की महानता है, जिसके कारण उसके शासनकाल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। उसने अपने राज्यकाल के 36 वर्षों के दौरान यवनों को मगध की सत्ता से अछूता रखा। उसके शासनकाल के दौरान यवनों ने 2 बार आक्रमण किया और दोनों ही बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। पहला आक्रमण उसके शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में हुआ, जिसका नेता डिमेट्रियस था, और दूसरा आक्रमण उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में, जिसका नेता मिनांडर था। जहां डिमेट्रियस के आक्रमण का सामना उसने खुद किया था, वहीं मिनांडर को उसके वीर पौत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के तट पर पराजित किया था। सेनानी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना विदर्भ विजय की थी। मालविका अग्निमित्रम से पता चलता है कि पुष्यमित्र के समय विदर्भ यानी कि आज का बरार का प्रांत यज्ञसेन के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया था। यह यज्ञसेन बृहद्रथ के सचिव कौंडिन्य का साला था। इस नाटक के अनुसार पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। उसका मित्र माधवसेन था, जो विदर्भ नरेश यज्ञसेन का चचेरा भाई था, और उन दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे। ऐसा लगता है कि वह विदर्भ की गद्दी के लिए यज्ञसेन का प्रतिद्वंदी दावेदार था। एक बार विदिशा जाते समय उसे यज्ञसेन के अंतपाल यानी कि सीमा प्रांत के राज्यपाल ने बंदी बना लिया। अग्निमित्र ने यज्ञसेन से अपने मित्र माधवसेन को तत्काल मुक्त करने को कहा, लेकिन यज्ञसेन ने यह शर्त रखी कि यदि उसका संबंधी मौर्य नरेश का सचिव, जो पाटलिपुत्र के जेल में बंद है, छोड़ दिया जाए तो वह माधवसेन को मुक्त करा देगा। इस पर अग्निमित्र ने अपने सेनापति वीरसेन को तुरंत विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। यज्ञसेन पराजित हुआ और विदर्भ राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। दोनों ने पुष्यमित्र को अपना सम्राट मान लिया तथा पुष्यमित्र का प्रभाव क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण तक विस्तृत हो गया। पुष्यमित्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी थी कि उसने वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया था। उसका शासनकाल वैदिक पुनर्जागरण का काल था। अपनी उपलब्धियों के फलस्वरूप पुष्यमित्र उत्तर भारत का एक छत्र सम्राट बन गया। अपनी प्रभुसत्ता घोषित करके उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और इसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। बौद्ध रचनाएं, खासकर अशोकावदान, जो कि दिव्यावदान का एक भाग है, एवं क्षेमेंद्रकृत अवदान कल्पलता पुष्यमित्र के प्रति उदार नहीं है। वे उसे बौद्ध धर्म का उत्पीड़क बताते हैं। दिव्यावदान से जानकारी मिलती है कि जब पुष्यमित्र शुंग ने लोगों से अशोक की प्रसिद्धि का कारण पूछा, तो उसे ज्ञात हुआ कि अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसके द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूप हैं। परिणाम स्वरूप
उसने 84,000 स्तूपों को तोड़कर प्रसिद्धि प्राप्त करने का निश्चय किया। वह जब स्तूपों और विहारों को नष्ट करता हुआ, भिक्षुओं की हत्या करता हुआ जब साकल या सियालकोट पहुंचा, तो उसने यह घोषणा की कि जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दीनारे दूंगा। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने भी पुष्यमित्र सुंग को बौद्धों का घोर शत्रु तथा स्तूपों और विहारों का विनाशक बताया है। लेकिन इस मसले पर एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि बौद्ध लेखकों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने और अबौद्धों के अपकार्यों का काल्पनिक विवरण देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः ये विवरण अविश्वसनीय है। हो सकता है कुछ बौद्धों ने पुष्यमित्र का विरोध किया हो और राजनीतिक कारणों से पुष्यमित्र ने उसके साथ सख्ती का बर्ताव किया हो। एक कारण यह भी है कि यदि पुष्यमित्र सुंग बौद्ध विरोधी था तो उसने भरहुत स्तूप में बौद्ध स्मारकों का निर्माण क्यों किया। भरहुत स्तूप की एक वेष्टनी यानी कि रेलिंग पर सुग नरंजे लिखा हुआ है, जिसका मतलब है सुंगों के राज्यकाल में बना हुआ। इससे सुंगों की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय मिलता है। इस समय सांची तथा भरूच के स्तूप न केवल सुरक्षित रहे अपितु राजकीय तथा व्यक्तिगत सहायता भी प्राप्त करते रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र द्वारा बौद्ध सम्राट की हत्या तथा ब्राह्मण धर्म को राजाश्रय प्रदान करने के कार्यों से बौद्ध मतानुयायियों को गहरी वेदना पहुंची होगी और संभव है कि कुछ बौद्ध भिक्षु साकल में यवनों से जा मिले हों तथा उन्हीं देशद्रोहियों का वध करने वालों को पुरस्कार देने की घोषणा पुष्यमित्र सुंग द्वारा की गई हो। अतः साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से बौद्ध भिक्षुओं को दंड देना तत्कालिक समाज की एक महती आवश्यकता थी। इस प्रकार बौद्ध धर्म के साथ कठोर व्यवहार उसके यवनों के साथ संबंधित होने के कारण ही हुआ। केवल इसी आधार पर हम पुष्यमित्र को बौद्ध द्रोही नहीं मान सकते। स्वयं दिव्यावदान का कथन है कि पुष्यमित्र ने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री नियुक्त किया था। इन बातों से पता चलता है कि पुष्यमित्र सुंग एक धर्म सहिष्णु शासक था। अपनी उपलब्धियों के फलस्वरूप पुष्यमित्र उत्तर भारत का एक छत्र सम्राट बन गया। अपनी प्रभुसत्ता घोषित करने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और वैदिक धर्म का पुनर्जागरण किया। पुष्यमित्र प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रखने में सफल रहा। उसके साम्राज्य में अयोध्या तथा विदिशा निश्चित रूप से सम्मिलित थे। मालविका अग्निमित्रम के अनुसार विदर्भ का राज उसके अधीन था। इस प्रकार उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। पाटलिपुत्र अब भी इस साम्राज्य की राजधानी थी। आगे चलकर सुंग काल में पाटलिपुत्र के स्थान पर विदिशा का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक महत्व बढ़ता चला गया और कालांतर में विदिशा ने पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया। हम पुष्यमित्र सुंग के भारतीय इतिहास में योगदान को झुटला नहीं सकते। उसने उन परिस्थितियों में भारत का एकीकरण का प्रयास किया जब मौर्यों के परवर्ती शासक रंगरेलियां मना रहे थे और पुष्यमित्र सुंग ने देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।